डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और इस क्रम में अध्याय 2 है जिसका शीर्षक है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। वह पढ़ रहे थे। यूरोपीय कंपनी जो भारत में आए उनके क्रम के अनुसार हम लोगों ने पुर्तगालियों के बारे में जाना, डच के बारे में जाना, अंग्रेजी ब्रिटिशर्स जो हैं वो भारत में कैसे आए, उनसे संबंधित बातों को हम लोगों ने जाना। इसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले पड़ाव पर हैं और इसका शीर्षक है भारत में डेनिस आगमन, या भारत में जो डेनिस कंपनी है वो कैसे भारत में आती है, अपने आप को मजबूत करती है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जितने भी यूरोपीय आए उनमें डेनिस जो हैं, डेनिस सबसे कम महत्वपूर्ण है। सबसे कम महत्वपूर्ण होने का मतलब है कि डेनिस कंपनी भारत की राजनीति में भी बहुत कुछ ज़्यादा असर नहीं डाल पाए, या डेनिस कंपनी यहाँ से व्यापारिक रूप से भी अपने आप को बहुत मजबूत नहीं कर पाए। लेकिन चूंकि जितने भी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई हैं उनके क्रम में यह भी शामिल है, तो इन्हें भी हमें जानना चाहिए। क्या पता किसी प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न पूछ दिया जाए। तो हमें कोई भी बिंदु को छोड़ना नहीं है, सभी को समझते हुए, धैर्यपूर्वक समझते हुए आगे बढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तो डेनिस के बारे में कि ये डेनमार्क एक जगह है, वहां से इनका संबंध था। जैसा कि मैंने आपको पहले, यानी कि जो इनके पूर्ववर्ती यूरोपीय हैं उनको समझाने के क्रम में मैंने विश्व के मानचित्र का प्रयोग किया है, तो यहाँ भी मैं आपको विश्व के मानचित्र पर इनके वस्तु स्थिति को बताऊंगा, इनके लोकेशंस को बताऊंगा, वो फिर भारत में अपने आप को कहाँ कहाँ पर स्थापित करते हैं इसको भी मैं बताऊंगा। बहरहाल पहले बिंदु की मैं बात करूं, डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में स्थापित हुई। इसने 1620 ईस्वी में प्रथम डेनिश व्यापारिक समझौते के द्वारा त्रेंकोबोर जो कि तमिलनाडु में है, एवं 1676 ईस्वी में श्रीरामपुर जो कि बंगाल में है। देखिए, श्रीरामपुर को कहीं कहीं पर श्री रामपुर भी लिखता है, तो आप इसे अलग जगह समझने की भूल ना करेंगे। श्रीरामपुर में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। व्यापारिक कोठी का तात्पर्य हुआ कि ये जो डेनिस कंपनी है वो भारत में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। इस तरीके से आपको समझना है। डेनिस के बारे में बताऊं कि ये जो 1616 में स्थापित हुए, तो कुल मिलाकर इनका जो भारत में समय रहा वह 1616 से लेकर 1845 ईस्वी तक रहा। अब ये जो टाइमलाइन है ये कोई संक्षिप्त समय नहीं है, ये काफी लंबा समय है। लेकिन इसके बावजूद मैंने ये कह रहा हूं कि ये काफी महत्वपूर्ण नहीं है, कम महत्वपूर्ण है। इसके पीछे कारण ये रहा है कि डेनिस कंपनी जिस समय भारत में आई उस समय अन्य यूरोपीय कंपनियां यहाँ पर काम कर रही थीं, और तुलनात्मक रूप से जो डेनिस कंपनियां हैं उनसे ये ज्यादा ताकतवर थीं और ज्यादा महत्वाकांक्षी थी। तो डेनिस कंपनियां उतनी महत्वाकांक्षा वाली कंपनी नहीं थी। ठीक है। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बताया कि इनको विश्व के मानचित्र पर समझना चाहिए, तो समझते हैं। भारत का मानचित्र भी उपयोग में आएगा। तो पहले तो हम लोग पहुंचते हैं विश्व के मानचित्र में। मैंने कहा कि ये डेनमार्क एक जगह है। डेनिस कंपनी जो है वो मूलतः कहाँ की है? डेनमार्क की है। अच्छा, एक दो चीज मैं आपको और बताऊं कि जैसे कि मैंने आपको जब पुर्तगीज को मैं पढ़ा रहा था, पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा रहा था, तो मैंने यह बताया कि पुर्तगाली और स्पेन आपस में मिलकर पूरब की ओर आने का प्रयास करते हैं, और पूरब में भारत के पूरब, जिसे इंडीज प्रदेश कहा जाता है या मसाला द्वीप कहा जाता है, वहां पहुंचकर वो इंडोनेशिया, सुमात्रा, मलेशिया, इन जगहों पर वो अधिकार करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ डेनमार्क जो है, जो डेनिस कंपनियों का मूल स्थान है,
वो अकेले नहीं आते हैं, बल्कि अपने साथ वो नॉर्वे के सपोर्ट को भी लेकर आते हैं। तो ये देखिए, जो मैं पहले मैंने जो पहले चिन्हित करूंगा वो डेनमार्क है। काफी छोटा जगह है डेनमार्क, लेकिन जो इन्हें सपोर्ट मिल रहा है नॉर्वे का। तो जब डेनिश कंपनियों के आने की बात होगी तो वह मूलतः कहाँ है, वो नॉर्वे और डेनमार्क, ये सामूहिक रूप से डेनिश कंपनी है। ये सामूहिक रूप से क्या है, डेनिश कंपनी है। ठीक है। और ये 1616 में भारत में आते हैं और 1616 से लेकर 1845 ईस्वी तक बने रहते हैं। आने का रास्ता पहले ही से स्पष्ट है। इनके पूर्ववर्ती यूरोपीय कंपनियों ने जो समुद्री मार्ग ढूंढ रखा था, उसी समुद्री मार्ग का ये फायदा उठाते हैं और ये भारत में व्यापार करते हैं। लेकिन जो अन्य यूरोपीय कंपनियां हैं वो भारत के जो पश्चिमी तट हैं वहां पर, जैसे कि सूरत या इन जगहों पर पहुंचते हैं। इसके विपरीत अलग अलग समय में डेनिश कंपनियां जो हैं, अलग अलग समय में, जैसे कि 1616 या फिर हम आगे जाकर 1617 या फिर 1730 के आसपास में बताऊंगा, तो ये अलग अलग समय में भारत के मात्र 3 ही जगहों पर अपने आप को केंद्रित करते हैं, मात्र 3 जगह पर। तो उसमें सबसे पहला जो जगह है वो बंगाल है। मैं इसी मानचित्र में भी उसे भी अंकित करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला जो है वो बंगाल है। बंगाल का कौन सा है, सेरामपुर है। बंगाल का क्या है, सेरामपुर है। ठीक है, ये तो बात हम लोगों ने समझा है, ये पिछले स्लाइड में ये चर्चा भी है। कहाँ पर, तो ये शेरामपुर 1676 ईस्वी में। और दूसरा जो है वो तमिलनाडु का त्रैंकोबोर है। ठीक है, दूसरा जो है तमिलनाडु का। तो अगर आप भारत के मानचित्र में देखेंगे तो तमिलनाडु जो है वो ये एरिया है। तो यहाँ पर कहीं ये जो दूसरा पोजीशन है, ये कोई दूसरा जो पोजीशन है ना, ट्रैंकोबोर। ठीक है, ये तमिलनाडु का जो एरिया है, यहाँ पर डेनिश कंपनी अपने आप को स्थापित करती है। कब करती है, कैसे करती है, इसके बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा। अभी आप मानचित्र कार्य कर लें। और फिर एक तीसरा जो पोजीशन है वो बे ऑफ बंगाल में जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो वहां पर निकोबार जो आइलैंड्स हैं, निकोबार आइलैंड्स, इन निकोबार आइलैंड्स पर ये कह सकते हैं कि जो डेनिश कंपनी है अपने आप को स्थापित करती है। तो जो पहला पॉइंट मैंने आपको चर्चा किया कि डेनिश कंपनी 1616 से 1845 के बीच में भारत में अपनी मौजूदगी दर्शाती है। भारत में आकर वो बंगाल के श्रीरामपुर, तमिलनाडु का ट्रावनकोर और निकोबार आइलैंड में अपनी मजबूती दिखाती है, 3 जगहों पर। इतनी बात स्पष्ट हो गई। लेकिन अब मैं जो आगे की इंफॉर्मेशन है उसकी पृष्ठभूमि समझाने के लिए थोड़ा मैं एक ब्लैंक पेज लूंगा, ब्लैंक स्लाइड लूंगा, लेकिन एक इंफॉर्मेशन और मैं पढ़ देता हूँ। श्री रामपुर के डेनमार्क की जो कंपनी है उसका जो मुख्यालय है, श्री रामपुर जो है वो डेनमार्क कंपनी का मुख्यालय था। अर्थात श्री रामपुर जो है वो डेनमार्क कंपनी के लिए एक अस्थायी जगह था जो कि बंगाल में स्थित था। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हो गया। विश्व के मानचित्र में इनकी स्थिति समझ ली। लेकिन डेनिश कंपनी भारत में अपने आप को कैसे स्थापित की, इस बात को समझने के लिए हम लोग एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। भारत में डेनिश आगमन, भारत में डेनिश आगमन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो बात है उसको हम लोग यहाँ पर रखते हैं। भारत में डेनिश आगमन, तो सबसे पहला तो ये बात समझना कि ये क्यों आए होंगे। तो व्यापारिक उद्देश्य की वजह से आए होंगे। यानी कि जो 15वीं शताब्दी से यूरोपीय भारत की तरफ आना शुरू करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि भारत में अन्य यूरोपीय भी आने के इच्छुक होंगे, क्योंकि इनके जो परिणाम है यूरोप में वो दिखने शुरू हो गए। किस प्रकार से पुर्तगीज हैं वो फायदा उठा रहे हैं, किस प्रकार से डच प्रयास कर रहे हैं, या फिर इनके बाद ब्रिटिशर्स प्रयास कर रहे हैं। तो इससे एक प्रेरणा तो मिलती है। यानी कि जो अन्य यूरोपीय हैं, अन्य यूरोपीय अन्य यूरोपीय अन्य यूरोपीय के आगमन से, अन्य यूरोपियों के आगमन से इन्हें भी प्रेरणा मिलती है कि भारत जैसे जगहों पर जाना चाहिए।
इन्हें भी प्रेरणा मिलती है। ये तो एक बड़ा ही तार्किक बात है। लेकिन ये प्रोसेस होता कैसे है? जैसे कि आपको मैं ब्रिटिशर्स को बताते समय मैंने बताया, या फिर डच को बताते समय मैंने बताया कि वहाँ की जो सत्ता है, यानी कि यूरोप में जो इनके हेडक्वार्टर्स है, जो इनकी मूल स्थिति है, वहाँ से पहले इन्हें परमिशन लेना पड़ता था, वहाँ से सहायता लेना पड़ता था, वित्तीय सहायता या फिर सैन्य सहायता या फिर संचालन को लेकर जो एक व्यवस्था, वो जब सहायता इन्हें मिलता था, तब इसका वो फ़ायदा उठाकर या फिर उस क्रम को अपनाकर वो भारत या भारत के पूर्वी हिस्से इंडोनेशिया जैसे जो इंडीज़ या मसाला द्वीप है, उनकी तरफ बढ़ते थे। करेक्ट? तो ऐसा ही मामला जो है वो डेनिस कंपनी के आगमन के पहले भी होता है। एक नाम है मार्सेलिस। मार्सेलिस मार्सेलिस डी बोसोवर, पूर्ण नाम है मार्सेलिस डी बोसोवर। मार्सेलिस डी बोसोवर, मैं पूरा नाम ही लिख देता हूं, मार्सेलिस डी बोसोवर। ये मार्सेलिस डी बोसोवर जो हैं, वहाँ के उस समय के वहाँ के उस समय के ये प्रधानमंत्री रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, राइट? और उस समय डेनिस के जो राजा रहते हैं, वो क्रिश्चियंस चौथे रहते हैं। क्रिश्चियन क्रिश्चियन चतुर्थ वहाँ के शासक रहते हैं। तो क्रिश्चियन चतुर्थ को उनके जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने यह कन्विंस किया कि हमें भारत में जाकर व्यापार करना चाहिए, क्योंकि भारत में जो व्यापार है उससे इनकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। फिर ये जो क्रिश्चियन चतुर्थ जो शासक हैं, वो नॉर्वे के संपर्क में आते हैं और दोनों सामूहिक रूप से प्रयास करके भारत में इनका एस्टेब्लिशमेंट होता है डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। लेकिन मैं आपको एक और यहाँ पर सूचना ऐड ऑन कर दूं कि भारत में जो डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, या फिर भारत में जो डेनिस कंपनी आती है, वह 2 चरण में आती है। 2 चरण में आती है और 2 कंपनियां भारत में आती हैं। जो पहला कंपनी आता है उसका नाम होता है डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, पहला कंपनी जो आता है उसका नाम क्या रहता है? डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन जब वो भारत में आते हैं, तो भारत में जो पहले से मौजूद यूरोपीय हैं, जो भारत में पहले से जो व्यापारिक तौर तरीकों को यूरोपियों ने विकसित किया था, उससे ये सामंजस्य नहीं बना पाते हैं, या फिर अपने लिए एक नए जगह की तलाश नहीं कर पाते हैं। जैसे बंगाल में गए तो पुर्तगाली पहले से मौजूद हैं, हुगली जैसे जगहों पर। ये बात दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इससे भली भांति परिचित हैं। सूरत है, जहां जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वहां पर पहले ही से अन्य यूरोपीय मौजूद हैं। साथ ही साथ भारत में जो उत्तरी भारत का हिस्सा है, उसमें केंद्रीय सत्ता के रूप में मुगल काफी मजबूत है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण रूप से इनके लिए जगह नहीं मिल पा रहा था, तो इन्होंने विकल्प के रूप पर जो व्यापारिक उत्पाद है, विकल्प के रूप पर जो व्यापारिक उत्पाद है, अब जरा मुझे बता दें कि इसके पहले कि जितने भी यूरोपीय थे उनके व्यापारिक उत्पाद क्या होते थे। तो एक बार दोहराने के लिए मैं बता दूं, उनका जो मूल व्यापारिक उद्देश्य होता था वो गरम मसालों को लेकर होता था। यानी कि डेनिस कंपनी से पहले जितने भी यूरोपीय आए थे, वो मसालों को लेकर, सूती वस्त्र को लेकर, या फिर नील को लेकर, या फिर कुछ अन्य इस तरीके की चीजों को लेकर ये व्यापार करते थे। लेकिन डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई, इनका जो व्यापारिक उत्पाद था वो चाय पर केंद्रित हुआ। और आप अगर भूगोल के विद्यार्थी रहे होंगे, अच्छे विद्यार्थी रहे होंगे, तो आपको पता ही होगा कि जो चाय का जो उत्पादन है वो असम के आसपास, और चाय की जो खेती है भारत में, वो 19वीं शताब्दी में बहुत महत्वपूर्ण रूप से हुई। तो चाय की ये व्यापारिक उत्पाद के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, और वो भी इनके जो व्यापारिक तरीके थे, जैसे कि व्यापारिक तरीके में यह होता है कि किसी जगह पर ये जाते हैं, एक मुख्य राशि खर्च करते हैं और कम मुनाफा या ज्यादा मुनाफा पर इस उत्पाद को अपने बाजार में लेकर उतारते हैं। तो चाय की जो ये भारत से खरीद करते हैं या प्राप्ति करते हैं,
वह जो व्यापारिक तरीका रहता है वो बहुत अस्पष्ट रहता है, जिसे आप तस्करी भी कह सकते हैं। और इस तरीके से जो व्यापार किया गया, व्यापार की शुरुआत की गई डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी से, वो बहुत फायदेमंद नहीं हुआ। पहला तो ये बात ये रहा कि व्यापारिक रूप से बहुत फायदेमंद नहीं रहा, और दूसरी बात क्या रही कि दीर्घकाल के लिए अस्थायित्व भी नहीं रहा। दीर्घकाल के लिए ये क्या रहा? अस्थायित्व भी ये नहीं रहा। यानी कि ये दीर्घकाल में अस्थायित्व भी नहीं दिया, फायदेमंद भी नहीं दिया, तो जाहिर सी बात है इसका जो असर है वो डेनिस ईस्ट इंडिया पर पड़ा। और डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी जिस सोच के साथ राजा क्रिश्चियन फोर ने भेजा या मार्सेलिस डिबोसोवर ने भेजा, उस लक्ष्य की प्राप्ति में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी विफल हो गई। तो क्या डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ बंद हो गई? जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1616 से लेकर ये 1845 तक ये लगातार बने रहते हैं। तो डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, यहाँ पर इसका जो पहला फेज है वो असफल रहा, लेकिन एक बार फिर से इन लोगों ने प्रयास किया, ठीक है। और ये जो दूसरा प्रयास है, उस दूसरे प्रयास को आप एशियाटिक कंपनी के नाम से जानते हैं, एशियाटिक कंपनी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही कि ये एशियाटिक कंपनी अपने जो पूर्व में किए गए व्यापारिक अनुभव जो इसने प्राप्त किए थे, उस व्यापारिक अनुभव से जो इन्हें फायदा मिलना चाहिए था वो फायदा नहीं मिला। तो एशियाटिक कंपनी भी काफी उथल पुथल जैसे दर्शाती है, ये भी काफी स्पष्ट रूप से नहीं आती है, और कितनी दफा ऑर्गेनाइज्ड या रीऑर्गेनाइज्ड होती है। इसको समझने के लिए आप ये समझें कि ये सबसे पहले 1670 में, फिर 1729 में, और फिर 1730 में, ठीक है। कुल मिलाकर एशियाटिक कंपनी फॉर्म रिफॉर्म के प्रोसेस से गुजरती है। इसके पीछे कारण क्या है कि जैसे पुर्तगाली आए तो उन्होंने व्यापार के साथ साथ थोड़ा धर्म का रास्ता अपनाया, या ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने व्यापार, धर्म और धर्म के साथ साथ भारत की जो राजनीति है उसमें रुचि दिखाई, थोड़ी कूटनीति का प्रयोग किया, या सभी प्रकार के बातों को उन्होंने अपनाया, या आप कह सकते हैं साम दाम दंड भेद हर प्रकार की नीति को अपनाकर यहाँ पर स्टेबलाइज किया। तो उसकी थोड़ी बहुत जो नकल है वो एशियाटिक कंपनी ने भी शुरुआत करी। और ये जो नकल है वो किस प्रकार से रही कि ये 1799 में जो श्रीरामपुर, जो इनका एक ऐसा जगह था जहाँ पे ये अपने आप को स्थापित किए थे बंगाल में, श्रीरामपुर, वहाँ श्रीरामपुर में इन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, ठीक है। और ये प्रिंटिंग प्रेस के स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? जो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने वाली जो धार्मिक पुस्तकें थीं उनको ये छपाई करना शुरू कर दिए। धार्मिक पुस्तकों की छपाई शुरू हो गई, और एक अनुमान बताया जाता है कि धार्मिक पुस्तकों की जो संख्या है यहाँ से जो छपाई हुई लगभग 2 लाख से ज्यादा रहा। ये 2 लाख से थोड़ा ज्यादा इन्होंने धार्मिक पुस्तकों की छपाई की और इसे वितरित किया और धर्म के प्रचार प्रसार में अपने आप को लगा दिया। तो जो डेनिस कंपनियां भारत में पहले व्यापारिक उद्देश्य के लिए आई, यूरोपीय कंपनियों के जो प्रतिद्वंदिता है उसके सामने विफल रहे, तो जो उन्होंने व्यापारिक नीति अपनाई उससे इनको अस्थायित्व नहीं मिला, फायदे का सौदा नहीं हुआ। फिर से दोबारा प्रयास किए और दोबारा प्रयास में भी बहुत सफल नहीं हुए, तो थोड़ा सा ये पथ भटक गए और ये धर्म के प्रचार प्रसार में उतर गए। धर्म के प्रचार प्रसार में उतरने के साथ भी आप कह सकते हैं इनको बहुत ज्यादा कोई फायदा देखने को नहीं मिला, और अंततः डेनिस कंपनी का पतन हो गया। डेनिस कंपनी जो भारत में आई उसका क्या हो गया? डेनिस कंपनी का भारत में पतन हो गया। हालांकि डेनिस कंपनी के भारत में पतन के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला तो डेनिस के जो अपने कारण रहे उनमें से ये रहा कि ये अव्यवस्थित थे। अव्यवस्थित का मतलब ये पूर्णतः व्यापारी भी नहीं थे, पूर्णतः धार्मिक प्रचारक भी नहीं थे, इनको लेकर कोई ठोस रणनीति नहीं थी। यानी जो इनका जो मैनेजमेंट था, व्यवस्था था, वो काफी कुप्रबंधित था, कुप्रबंधित व्यवस्था था, है ना।
तो कुप्रबंधित व्यवस्था आपको कहीं लेकर नहीं जा सकती है, किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करा सकती है, ठीक है? और एक और छोटा-सा घटना ऐसा है, हालाँकि ये छोटा घटना नहीं है, लेकिन एक घटना ऐसा भी घटा जिसका असर डेनिश कंपनी के विस्तार पर पड़ा, और वो घटना यह था कि यूरोप में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, यूरोप में जो फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांसिस क्रांति हुई, फ्रांसिस क्रांति, उसका असर भी डेनिस के ऊपर पड़ा। और जो नेपोलियन वार का एरा रहा, नेपोलियन वार का जो एरा 1803 से लेकर 1815 के बीच रहा, उसका भी असर डेनिस कंपनी पर पड़ा, और भारत में ये अपने आप को अस्थाई रूप से मजबूत करने से वंचित रह गए, और धीरे धीरे ये एक सरेंडर के मोड में आ गए, और जहां कहीं भी इन्होंने जो थोड़ी बहुत प्राप्ति की थी, उस प्राप्ति को इन्होंने क्या किया, 1845 में, 1845 में, याद कीजिए ब्रिटिशर्स की तरफ से सबसे मजबूत क्या थी, 1833 के एक्ट के माध्यम से जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी जो थोड़ी बहुत इनकी व्यापारिक प्राप्तियां थी, जो जगह थे, जो समझौते के तहत इन्होंने प्राप्त किया था, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप कर ये वापस लौट गए। तो डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित या फिर डेनिस व्यापारिक कंपनी से संबंधित जो बातचीत थी, वो मैंने आपके सामने संक्षिप्त रूप में रखी। एक दो चीजें यहाँ पर ध्यान रखना है, प्राइम मिनिस्टर का नाम, शासक का नाम, इनकी कंपनी का नाम, इनके हेडक्वार्टर का नाम, यही आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है? अगर थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में कहीं आया तो डेनिस कंपनी की सफलता या विफलता को लेकर जो प्रश्न पूछा, सफल तो थे नहीं, विफलता के कारण पूछे जा सकते हैं। डेनिस से संबंधित बातें यही थी। मूलतः आज की क्लास में जो हम लोग जिस बात पर फोकस करेंगे, वह है भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। क्योंकि भारत में यदि कभी ब्रिटिशर्स मजबूत, अगर हाइपोथेटिकल है, वास्तविकता तो यही है कि भारत में, आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़े तो भारत में जो ब्रिटिशर्स आए, उनसे जो प्रभाव जनरेट हुआ, उनकी जो क्रियाविधि से भारत के राजनीतिक हालात, आर्थिक हालात, सामाजिक परिवर्तन हुआ, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशंस कि अगर भारत में ब्रिटिशर्स नहीं आते, भारत में ब्रिटिश अगर मजबूत नहीं होता, तो कौन होता? तो जाहिर सी बात है, अगर भारत में ब्रिटिशर्स नहीं आते तो ब्रिटिशर्स की जगह पे अगर जो किसी यूरोपीय ताकत की जो सबसे मजबूत स्थिति थी, तो वो फ्रेंच था, वो फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसी ही ऐसे थे जो भारत में, यूरोप में, यूरोपीय ताकतों में ब्रिटिश का जगह ले सकते थे। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो, अगर आप विश्व इतिहास को थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यूरोप में कुछ ताकतवर देश थे, उनमें से फ्रांस सबसे आगे था। हर दौर में अलग अलग देश ताकतवर रहे हैं, इटली भी एक समय में काफी महत्वपूर्ण था। हम जब पुर्तगालियों के आगमन की बात कर रहे थे, या फिर भारत की समुद्री रास्ता यूरोपियों ने किस परिप्रेक्ष्य में खोजा, तो उस समय हम लोगों ने इटली की मजबूत स्थिति की बात बताई थी। लेकिन लेकिन अगर मैं अब ये कहूं कि एक समय पर आकर पुर्तगाली के बाद, या उसके बाद अगर यूरोप में अपने आप को किसी ने मजबूत किया था, तो वो फ्रेंच थे, वो फ्रांसीसी थे। इनकी मजबूती का कारण क्या था? इनके पास नौसेना विकसित हो चुकी थी। दूसरा क्या था कि जहां पर अन्य यूरोपीय कंपनियां जब यहाँ पर व्यापार करने आ रही थी भारत में, या भारत के पूर्व मसाला द्वीपों पर, इंडोनेशिया या इन जगहों पर, तो वो एक प्राइवेट फर्म के रूप में आ रही थी। तो दूसरी तरफ जब फ्रांसीसी भारत में आ रहे थे, तो ये सभी स्टेट स्पॉन्सर्ड थे। स्टेट स्पॉन्सर्ड होने का मतलब यह है कि वो फ्रांस की सत्ता के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आ रहे थे। इस तथ्य को बहुत बारीक से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यह फ्रांसीसियों की एक मजबूती भी साबित हुई और ये फ्रांसीसियों की कमजोरी भी साबित हुई। सच समय इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। बहरहाल जो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि फ्रांसीसी
ब्रिटिश के जगह को भरपाई कर सकते थे, इनमें पूरी संभावना थी। हालांकि इन्होंने कुछ गलतियां की, या फिर फ्रांस की जो कुछ राजनीतिक उथल पुथल हुए उसका भी असर भारत में इनके प्रचार प्रसार पर पड़ा। लेकिन हम अगर यह एक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें तो फ्रांसीसियों के अंदर वो क्षमता थी कि वो भारत में अपने आप को स्थापित कर सके। ठीक है, यह बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि यहाँ पे जो पॉइंट वाइज दिया हुआ है, यह जो पॉइंट है 1760 वाला, ये तो मुझे अंत में रखना था, लेकिन यहाँ पर है। लेकिन मैं अगले पॉइंट से शुरुआत करता हूँ कि फ्रांसीसी कंपनी यूरोपीय कंपनियों में सबसे अंत में भारत में आए। अब ये सबसे अंत में भारत में क्यों आए, इस कारण को समझने के लिए एक बार आपको मैं विश्व के मानचित्र पर वापस लाता हूं। यहां पर समझिए, मैं इसके पहले आपको डेनिश से संबंधित बात बता रहा था, तो मैंने डेनिश को लेकर यहां पर चिन्हित किया है। फ्रांसीसियों की पोजीशन को मैं यहां पर समझाता हूं। इसके लिए मैं रंग बदल लेता हूं, हरे रंग का ले लेता हूं। पहले मैंने लाल रंग से बताया है, फ्रांसीसियों की स्थिति को बताने के लिए मैं हरे रंग से ले लेता हूं, या उचित है काले रंग से भी लिया जा सकता है। देखते हैं। सबसे पहले तो आपको समझना है कि ये फ्रांस की स्थिति है, और वही बात कि जब सभी यूरोपीय समुद्र का रास्ता अपनाते हुए यहाँ पहुंच रहे हैं तो फ्रांसीसी भी यही करेंगे। लेकिन फ्रांसीसी थोड़ा सा इससे अलग करेंगे। वो कैसे? जहां पर अन्य यूरोपीय, अब मैं इसे फ्रांसीसियों के ही दर्शाने के लिए कहूंगा, लेकिन मैं वो रास्ता दोहराऊंगा। जैसे पुर्तगीज आए, तो पुर्तगीज में ये साउथ अफ्रीका का जो दक्षिणी हिस्सा है, जिसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, वहां पर पुर्तगीज सबसे पहले आते हैं, फिर लौट के चले जाते हैं। 1487-88 आप अच्छे से रिकॉल कर पा रहे होंगे। फिर यहाँ से फिर 1498 में प्रयास होता है, और यहाँ से फिर वो जो केरल का हिस्सा है वहां पर पहुंचते हैं। करेक्ट। और फिर उसके बाद से अन्य जो पुर्तगाली दस्ता है वो बार बार आता रहता है। ब्रिटिशर्स भी आते हैं, वो भारत के जो पूर्वी तट है वहां पर पहुंचते हैं। डच भी आते हैं, और वो भी भारत या भारत के पूर्वी हिस्सों में अपने आप को स्थापित करते हैं। लेकिन फ्रांसीसी जो हैं, हम लोग सवाल यह इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं कि आखिर फ्रांसीसी सबसे अंतिम में क्यों आए। तो इसका उत्तर अब मैं बताने के लिए यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए, यह भी आए और इस रास्ते से गुजरे, लेकिन यहां पर वो अपने पूर्ववर्ती यूरोपीय ताकतों की भांति आगे नहीं बढ़ जाते हैं, बल्कि अफ्रीका से जो सटे हुए छोटे छोटे द्वीप हैं उसको विजित कर लेते हैं। और उनमें सबसे बड़ा स्थान होता है मेडागास्कर, जो अफ्रीकी द्वीप का जो पूर्वी हिस्सा है। मेडागास्कर, जहां पर मैंने चिन्हित भी किया है आपको, ये दिखा, ये मेडागास्कर, उसको ये विजिट कर लेते हैं। साथ ही साथ कालांतर में मेडागास्कर से छोटे सटे हुए जो छोटे छोटे द्वीप हैं, ये द्वीप भारत विश्व के मानचित्र में नजर भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास विश्व का मानचित्र होगा, मैं यहाँ पर जो चिन्हित कर रहा हूँ उसे एक बार फिर से आप जाकर मिलाओगे तो मिलेगा। ये देखिए, ये है मॉरिशस। आपको पता ही होगा कि मॉरिशस में बहुत सारे भारत के लोग हैं, खास करके बिहार के लोग हैं, और वहाँ पे भोजपुरी भाषा बोली जाती है। तो मॉरिशस के बारे में तो ऐसे भी आपको जानकारी रखनी ही चाहिए। तो मैंने कहा कि जो फ्रांसीसी देर से आए, इसके पीछे कारण क्या था? इनकी जो व्यापारिक इच्छाएं थीं, या फिर जो व्यापारिक लक्ष्य थे, इन व्यापारिक लक्ष्यों की पूर्ति जो थी वो मेडागास्कर, मॉरिशस या इसके आसपास के जो छोटे द्वीप हैं उनसे हो जाता था। करेक्ट। यानी कि ये जो हैं वो भारत में सीधे नहीं आए, पहले मेडागास्कर में रुक गए, या फिर मेडागास्कर से सटे हुए छोटे छोटे द्वीप जैसे कि मॉरिशस, यहाँ पर आकर ये रुक जाते हैं और अपने व्यापारिक उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। फिर कालांतर में ये भारत की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो हम लोगों ने पहला पॉइंट देखा था, उस पहले पॉइंट से संबंधित जो बात है, जो मानचित्र से समझी जा सकती है, उसको हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ये कैसे हुआ था?
1668 ईस्वी में, यहाँ पर 1668 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो या फ्रैंकियस कैरॉन, ये अलग अलग उच्चारण है, चूंकि अब ये सभी नाम जो हैं वो हिंदी में नहीं है, ये सभी नाम जो हैं वो अंग्रेजी में भी नहीं है, ये सभी नाम फ्रेंच भाषा में है। तो फ्रेंच भाषा का जो थोड़ा उच्चारण है वो थोड़ा अलग अलग है। तो कभी कभी अगर इस उच्चारण का हिंदी संस्करण आप पढ़ोगे, इस उच्चारण का यदि आप हिंदी संस्करण पढ़ोगे, तो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि यहाँ पर गुंजाइश है कि थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। किसी किसी किताब में ये फ्रांसिस कैरो नाम लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर फ्रैंकाइस कैरॉन लिखा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ज्यादा कठिन मामला नहीं है। 1668 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो या फ्रैंकाइस कैरोन द्वारा सूरत में अपने पहले फ्रेंच व्यापारी कारखाना इन्हें स्थापित किया गया। लेकिन मैं आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जब भी कोई यूरोपीय ताकत यहाँ पर आया, तो भारत में उनके लिए कोई पल के पावड़े बिछाकर इनके लिए कोई इंतजार नहीं कर रहा था कि आप आइए यहाँ पर व्यापार कीजिए। और फ्रांसीसियों के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि फ्रांसीसी यूरोप में एक मजबूत ताकत थे, इसकी भनक जो है वो अंग्रेजों को भी थी, या फिर जो इनके समकक्ष अन्य जो यूरोपीय कंपनियां हैं या जो यूरोपीय ताकतें जो पहले से मौजूद हैं उनको भी थी। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि जब वो यहाँ पर आए तो वो जहां चाहे वहां पर अपनी व्यापारी कोठी या फिर जो व्यापारी केंद्र है उनको स्थापित करने में ये सफल हो पाए। अब ये व्यापारी केंद्र, जैसे ये सूचना है कि इन्होंने सूरत में अपने पहले फ्रेंच व्यापारी कारखाने को स्थापित किया, लेकिन ये कैसे हुआ, इसकी भी कुछ थोड़ी पृष्ठभूमि है, उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। चूंकि फ्रांसीसी जो हैं वो व्यापार को लेकर पहले से भी सजग थे। हाँ, ये जरूर मामला था कि वो भारत के प्रक्षेत्र में बहुत सजग नहीं थे, लेकिन वो व्यापार तो कर रहे थे। तो उन्हें पता था कि व्यापार करने के लिए यदि वो भारत पहुंचते हैं तो उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मैंने इस टॉपिक की शुरुआत में ही बताया था कि फ्रांसीसी किस प्रकार से ब्रिटिशर्स को रिप्लेस कर सकते थे। तो उनमें से एक पॉइंट मैंने बताया, रिकॉल कराने के लिए मैं बता दूं कि जो फ्रांसीसी हैं वो क्या हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड है। स्टेट स्पॉन्सर्ड का मतलब ये हुआ कि वहाँ की जो सरकार है उसके खर्चे पर हैं, और एक निजी प्राइवेट कंपनी की भांति ये बिहेव नहीं करते हैं, बल्कि जो फ्रांस की कंपनी है उसके ऊपर सीधा नियंत्रण फ्रांस की सत्ता का है, फ्रांस की सरकार का है। संभवतः इसी वजह से अगर कोई डिस्टरबेंस फ्रांस की सत्ता या फ्रांस की सरकार पर हुई यूरोप में, जो आने वाले दिनों में होगा, आने वाले समय में होगा, तो उसका असर भारत में भी पड़ा। ठीक है, तो फ्रांस की जो सत्ता है शुरुआत में जब इसे भारत में व्यापार करने के लिए भेजती है, तो वो अपने पूरे चुनौतियों को समझते हुए पूरी सावधानी के साथ भेजती है। पहले भेजे जाने का क्रम क्या हुआ, 1664 में 1664 ईस्वी में फ्रांस में 1664 ईस्वी में फ्रांस में लुई 14वें का शासक था। आपको मैं एक बात बताऊं, फ्रांस में लुई नाम से बहुत सारे शासक हुए, और आपको पता ही होगा कि लुई का जो नाम है 14वां क्रम बताया गया है। इसी क्रम में आप लोग 1789 का जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वहां पे भी आपको लुई नाम ही मिलेगा। ठीक है, और एक बात मैं बताऊं कि जब भारत में ये अपने फोर्ट को स्थापित करेंगे तो लुई फोर्ट उसका नाम देंगे। तो लुई बहुत महत्वपूर्ण नाम है। लुई 14वां वहां का क्या है, शासक है, और लुई 14वां शासक है, और कोलबर्ट नाम का व्यक्ति जो है वहां पर प्राइम मिनिस्टर है। कोलबर्ट वहां का प्राइम मिनिस्टर है। जैसे कि इसके पहले हमने जो नीदरलैंड के जो इसके पहले जो हम लोगों ने टॉपिक देखा था डेनमार्क से संबंधित, डेनिश से संबंधित, तो वहां पे भी मैंने बताया कि वहां के प्राइम मिनिस्टर ने अपने शासक को कन्विंस किया कि भारत जैसे जगहों पर जाकर व्यापार करना उनकी इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा। उसी तरीके से यहाँ पर कोलबर्ट ने लुई 14वें को कन्विंस किया कि भारत जैसे देश पर जाकर भी व्यापार करना चाहिए, क्योंकि अन्य यूरोपीय कंपनियां यह कार्य करके काफी मुनाफा कमा रही है।
और ये साल क्या है? 1664 ईस्वी है। 1664 ईस्वी में ऐसा होता है और लुई 14वां इस बात से कन्विंस होकर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करता है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करता है। हालांकि मैं यह बता दूं कि जो ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अंग्रेजी संस्करण का नाम है। मूलतः फ्रेंच में इसे कंपनीज डेस इंडिस ओरिएंट्स ये कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की ये स्थापना होती है और जब ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है, अब ये भारत में व्यापार करेगा इस उद्देश्य के साथ इसे फ्रांसीसी सत्ता जो है वो भारत की तरफ आगे बढ़ती है। लेकिन ऐसे ही नहीं भेजती है, बल्कि 1667 ईस्वी में, इसके पहले के जो पॉइंट्स में हम लोगों ने जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की पढ़ने की शुरुआत ही की थी, उसमें जो पहला पॉइंट लिया था वो 1668 था। मैं 1760 वाला पॉइंट अभी मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 1668 से शुरुआत किया था, लेकिन उसके पहले की जो घटनाक्रम है अगर आप जान जाए, उसे कनेक्ट कर लें, तो वो बहुत आसानी से याद हो जाता है। ठीक है, 1667 ईस्वी में अब जाहिर सी बात है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आएगी तो अपने किसी न किसी प्रतिनिधि के साथ आएगी, और वो प्रतिनिधि कौन है? फ्रांसिस कैरो। ये तो बात आपने पढ़ा ही है। तो फ्रांसिस कैरो आता है, लेकिन फ्रांसिस कैरो के साथ एक और व्यक्ति जो काफी महत्वपूर्ण नाम है, और वो होता है मरकरा। मरकरा, और ये मरकरा जो है वो ईरान का निवासी है। ठीक है, और मरकरा क्यों? क्योंकि मरकरा के जो व्यापारिक संबंध है, यानी कि भारत में व्यापार अलग अलग जगह के लोग कर रहे हैं, उसमें अरब के लोग भी हैं, ईरान इराक के लोग भी हैं, एशिया के अन्य जगह के भी लोग शामिल हैं। तो मरकरा के जो व्यापारिक संबंध हैं वो भारत के जो दक्षिण भारत के कुछ शासक हैं उनके साथ बहुत बेहतर हैं। करेक्ट। तो मरकरा को फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी फ्रांसिस कैरो के साथ इस उद्देश्य से भेजा जाता है कि यदि सबसे पहले वहां पर कुछ छूट लेना हो, व्यापारिक छूट प्राप्त करनी हो, या फिर कुछ जगह की मांग करनी हो, तो संभवतः ये सहायक होगा। और ऐसा हुआ भी। और क्या हुआ? ऐसा हुआ भी। ऐसा क्या हुआ? मरकरा पहुंचता है और भारत में जो गोलकुंडा एक जगह है, गोलकुंडा भारत के जो पूर्वी प्रदेश, गोलकुंडा के शासक से मिलता है। ठीक है, और गोलकुंडा के शासक से मिलकर एक गांव मांगता है, एक गांव मांगता है और सफल हो पाता है। ठीक है, एक गांव मांगता है और सफल हो पाता है। 1667 ईस्वी में ये बात होती है, और फिर यही आगे जाकर 1668 ईस्वी में यही आगे जाकर 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों के लिए सूरत में पहली फैक्ट्री का मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है, 1668 ईस्वी में पहली फैक्ट्री की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है। और ऐसा क्यों होता है? सूरत ही क्यों? तो आपको यह बात तो पता ही होगा कि आपको ये बात पता ही होगा कि जितने भी यूरोपीय कंपनी आए उन्होंने सूरत में जाना पसंद किया। मानचित्र में हम लोग सूरत के बारे में देख चुके हैं, गुजरात। ठीक है, तो सूरत में इसलिए क्योंकि जब भी कोई यूरोप से आएगा तो उनके लिए हुगली पहला स्थान नहीं होगा, बल्कि ये जो पश्चिमी तट का कोई स्थान है वो इनके लिए पहला स्थान होगा। ठीक है, 1668 ईस्वी में ऐसा होता है। फिर आगे के घटनाक्रम में क्या होता है? 1669 ईस्वी में, अब मैं भारत के पूर्वी तट का जो आंध्र प्रदेश का इलाका है वहां पर एक जगह है मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम। अब जो जो मैं जगह बता रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मसूलीपट्टनम में इनको क्या मिलता है? जगह मिल जाता है। ठीक है, और इस मसूलीपट्टनम को कहीं कहीं पर मछलीपट्टनम भी कहा जाता है। मछलीपट्टनम। ठीक है, इनको व्यापारिक जो राइट्स हैं, व्यापारिक जो छूट है, या फिर कहा जा सकता है व्यापारिक केंद्र
खोलने के लेकर यह जगह जो है इन्हें मिल जाता है। और ये समय फ्रांसिस मार्टिन नाम का जो फ्रेंच अधिकारी है वो रहता है। और जो 1669 ईस्वी तक जो डेवलपमेंट फ्रांस की कंपनी के अस्थाई भाव देने के लिए किया जाता है, इसीलिए फ्रांसिस मार्टिन को क्या कहा जाता है, फ्रांसीसी कंपनी का भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है। अब तक आपने जो ये देखा 1664 से लेके 1669 का घटनाक्रम देखा। इस घटनाक्रम में अभी ब्रिटिशर्स नजर नहीं आ रहे हैं। अभी ब्रिटिशर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि फ्रांसीसियों से उलझ नहीं रहे हैं, क्योंकि फ्रांसीसी अभी चुनौती नहीं दे रहे हैं। ब्रिटिशर्स भी देख रहे हैं कि पता नहीं ये यहाँ पर पहुंचे हैं तो सफल होंगे या नहीं होंगे। ब्रिटिशर्स को पता है कि ये चुनौती दे सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई दृश्य देखने को नहीं मिला है। लेकिन अब अगला जो घटनाक्रम मैं बताऊंगा उसमें ऐसा दृश्य बाहर आएगा। बहरहाल हम लोग एक बार फिर से उन पॉइंट्स की ओर चलते हैं जो हमारे स्लाइड्स में पहले से मौजूद है। 1669 ईस्वी की बात जो मैं अभी अभी चर्चा कर रहा था, 1669 ईस्वी की बात कैसे मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम की बात है, तो उसमें एक बार फिर से ये जो मरकारा नाम है या मरकरा, 1669 ईस्वी मरकरा ने गोलकुंडा के सुल्तान से आज्ञा प्राप्त कर मछलीपट्टनम में दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित की। पहली फैक्ट्री जो है वो कहाँ है, सूरत में है, और दूसरी जो फैक्ट्री है मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम है वहां पर स्थापित कर ली। लेकिन इस दोनों जगहों पर अपनी जो व्यापारिक कारखाने इन्होंने स्थापित किए थे उसमें सत्ता स्थापित करने का भाव नहीं था, ताकत दिखाने की बात नहीं थी, बल्कि आज्ञा प्राप्त करना, है ना, या फिर जो कह सकते हो कि रिक्वेस्ट से जो चीजें प्राप्त की जा सकती है वो यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है। लेकिन इसके बाद का जो घटनाक्रम है वो थोड़ा चुनौती वाला है, उसे थोड़ा समझते हैं। एक बार फिर से हम लोग पहुंचते हैं, एक ब्लैंक स्लाइड फिर से लेना पड़ेगा, देखते हैं। यहाँ पर मैं जो आपको बताऊंगा वो थोड़ा सा कहा जा सकता है कि जो फ्रांसीसी कंपनी के ताकत के प्रदर्शन को दिखाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर यह हुआ कि जो मछलीपट्टनम में जो इन्होंने व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, वहां पर 1672 ईस्वी में 1672 ईस्वी में यहाँ पर एक नाम और मैंने आपको बताया था, फ्रांसीसी मार्टिन। वहां पर 1672 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था, फ्रांसीसियों ने सेंट थामे फोर्ट। तो देखिए, जैसे ही आप व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करते हो, लेकिन जैसे ही आप किलेबंदी करते हो, तो जो पहले से मौजूद शासक होता है ना, वो इससे काफी अप्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि किलेबंदी की जो सोच है वो डिफाइन नहीं है। किलाबंदी क्यों, क्या व्यापारिक सामानों की सुरक्षा के लिए किला की आवश्यकता है, सेना को रखने के लिए किला की आवश्यकता है, या फिर किस प्रकार की जरूरत है जिसकी वजह से आप किला बनाने की बात करते हैं, फोर्ट बनाने की बात करते हैं। 1672 ईस्वी में इन्होंने जब सेंट थामे फोर्ट बनाया, इससे अप्रसन्न होकर इससे अप्रसन्न होकर जो एक समय में गोलकुंडा का जो शासक है आज्ञा पत्र दिया था, अब वही नाराज हो जाता है। लेकिन गोलकुंडा का शासक भी थोड़ी असहज है फ्रांसीसियों को लेकर, क्योंकि फ्रांसीसी जो फ्रेंच हैं, इनकी जो इमेज है पूरी विश्व में, उसको लेकर वो थोड़ा एक प्रिकॉशनरी मेजर लेता है। और गोलकुंडा का शासक डच की सहायता से गोलकुंडा का शासक गोलकुंडा का शासक गोलकुंडा का शासक डच की सहायता लेता है, और वो फ्रांसीसियों के खिलाफ युद्ध में उतर जाता है। फ्रांसीसियों के खिलाफ युद्ध में उतर जाता है, या फिर पनिशमेंट देने के लिहाज से वो ऐसा करता है। ठीक है। और इस युद्ध का परिणाम क्या होता है कि फ्रांसीसियों को एक भारत के अभियान में पहला झटका महसूस होता है। पहला झटका महसूस होता है कि ये अब इस प्रकार की जो सिचुएशन बनी, उसको ये बहुत
झेल नहीं पाते हैं और डचों के सामने क्या होते हैं, ये पीछे हो जाते हैं। लेकिन इससे जो फ्रांस में जो बैठी हुई सत्ता थी, फ्रांस में जो बैठी हुई सत्ता थी, वो काफी चौकन्ना हो जाती है और अब थोड़ी और दमखम के साथ भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की बात करती है। और इसको लेकर जो फ्रांसिस मार्टिन, वो अब थोड़ा एक अलग प्रयास करता है। फ्रांसिस मार्टिन और बेलांग लेस्पी ने, एक और अधिकारी, ये सभी नाम याद करना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन अगर आपको एक दो बार इसे देखे तो याद हो जाता है। फ्रांसिस मार्टिन और बेलांग आस्पी ने दोनों मिलकर दक्षिण भारत में ही दक्षिण भारत में ही एक जगह है बलिकोंडपुरम, एक जगह है बलिकोंडपुरम, बलिकोंडपुरम, वहां के शासक से मिलता है और वहां के शासक से मिलकर, वहां का जो शासक है शेर खान लोदी, शेर खान लोदी, शेर खान लोदी, वहां के शासक से मिलता है शेर खान लोदी से, और वहां से कुछ गांव प्राप्त करता है जो लगभग 80 की संख्या में होता है। और ये 80 गांव से मिलकर वो एक शहर बसाता है जिसका नाम रहता है पांडिचेरी। नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रांसीसियों के लिए अब यह एक महत्वपूर्ण जगह होने वाला है। पांडिचेरी की जो स्थिति है वो मद्रास के नीचे है। इसके पहले की जो पृष्ठभूमि होगी, आपको ये पता होगा कि जो अंग्रेज हैं वह मूलतः भारत में 3 जगहों पर अपने आप को मजबूत किए हुए हैं। उनमें से तो एक मद्रास है, दूसरा जो है वो मुंबई है, ठीक है, और तीसरा जो है वो कलकत्ता है, ठीक है, कलकत्ता या कोलकाता वर्तमान में, बम्बई या वर्तमान का मुंबई। पौंडीचेरी की जो स्थिति है वो मद्रास के आसपास है, यानी जो फ्रांसीसी हैं वो मद्रास के आसपास अपने आप को मजबूत करते हैं। और पौंडीचेरी जो है, जो 1672 की स्थिति यहाँ पर हुई थी, यहाँ पर पौंडीचेरी शहर जो है वो 1674 ईस्वी में फ्रांसीसियों के एक मुख्यालय के रूप में विकसित हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको लुई नाम बताया था, तो यहीं पर उन्होंने क्या किया कि फोर्ट लुई किला बनाया, फोर्ट लुई, ठीक है। और भारत में इसे 1701 ईस्वी में, इसे 1701 ईस्वी में भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा उसका ये केंद्र बना दिया जाता है फ्रांसीसियों के द्वारा। 1701 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में पौंडीचेरी बना, वहां पर फोर्ट लुई बनाया गया। पौंडीचेरी मद्रास के नजदीक है और 1701 ईस्वी में इसे व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया गया। अब तक मैंने जो आपको यह बताया कि जो फ्रांसीसी हैं 1664 से लेकर 1701 के बीच में उन्होंने सूरत, मछलीपट्टनम, पौंडीचेरी, ये जो कुछ जगह हैं यहाँ पर उन्होंने अपनी स्थिति क्या की, मजबूत कर ली। एक व्यापारिक रूप से अपने पांव जमाने के लिए अलग अलग जगहों पर अपनी उपस्थिति को क्या किया, मजबूत किया, अलग अलग जगहों पर अपने आप को मजबूत करते जा रहे हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की जो कहानी है आप लोग को समझ में आ गया होगा। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसको समझने के लिए थोड़ा धैर्य की आवश्यकता है और जो अलग अलग तथ्य हैं उसको जोड़कर पढ़ने की आवश्यकता है। जब कोई आप किताब पढ़ते हैं और रैंडमली सिर्फ एक सूचना दिया हुआ रहता है, जैसे मैं पीपीटी में कोई इंफॉर्मेशन पढ़ रहा होता हूं, तो यदि सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन को अगर आप पढ़ोगे, उसकी पीछे की उसकी पृष्ठभूमि नहीं समझने का प्रयास करोगे, या फिर उस तथ्य का क्या असर है आने वाले टॉपिक्स पर वो नहीं जोड़ पाओगे, तो फिर इतिहास समझ नहीं आएगा और तब फिर आपके लिए ये एक महज रट कर याद करने वाला विषय हो जाएगा और यहीं पर इस इतिहास के साथ आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे और रुचिकर विषय के रूप में आपके लिए सिद्ध हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप रुचि लें, और रुचि लेने के लिए है कि जो भी घटनाक्रम घट रहा है उसको काल क्रमानुसार आगे आप देखते जाएं। तो यहाँ तक की बातचीत मैंने आपको बताई, 1674 और फिर 1701। अब हम लोग आगे चलते हैं।
आगे के लिए घटनाक्रम को लेने के लिए हम लोग एक बार फिर से स्लाइड का रुख करते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। चलिए, आगे की जो पॉइंट्स हैं वो डुप्ले से शुरुआत है, लेकिन भारत में डुप्ले के आने से पहले फ्रांसीसियों की बहुत सारी कहानियां जो हैं वो थोड़ी सी अप डाउन होती हैं, तो पहले उसे ही समझते हैं। हालांकि जो यहाँ पॉइंट दिया हुआ था कि डुप्ले 1741-42 में पौंडीचेरी का गवर्नर बना, किंतु वह पहले चंद्रनगर का गवर्नर था। तो चंद्रनगर कहाँ से आया, इसकी चर्चा करनी चाहिए। डुप्ले प्रथम व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन आपको यह बताता है कि भले ब्रिटिशर्स मौजूद थे, पुर्तगाली मौजूद थे, लेकिन कोई साम्राज्य स्थापित किया जा सके इसका सर्टिफिकेशन किसी भी यूरोपियों को नहीं दिया गया। तो जो पहला व्यक्ति था वो डुप्ले था। डुप्ले काफी अहम किरदार है, डुप्ले काफी अहम किरदार है, लेकिन डुप्ले तक पहुंचने से पहले भारत में बहुत सारे घटनाक्रम हुए। उस घटनाक्रम को समझने के लिए एक बार फिर से मैं एक ब्लैंक स्लाइड लेता हूं। हुआ क्या था? तो 1701 तक की कहानी तो स्पष्ट है, जहां पर पौंडीचेरी एक व्यापारिक केंद्र के रूप में फ्रांसीसियों ने स्थापित कर लिया था। उनके पूरे पूरब प्रदेश का वो हेडक्वार्टर था। आगे क्या? आगे जो फ्रांसीसियों का कदम था वो बंगाल की ओर था। बंगाल में एक शासक है शाइस्ता खां, और भारत की जो स्थिति है उसे भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी उसी की वजह से इन यूरोपियों की उपस्थिति में भी उतराव चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो यदि 1701 तक की बात की जाए तो भारत के हालात कैसे थे? खास करके अगर उत्तर भारत में आप पहुंचिएगा तो आप यह पाइएगा कि मुगल जो हैं वो अब थोड़े बहुत कमजोर होने शुरू कर दिए हैं। मुगल शासक औरंगजेब जो है उसका जो पूरा ध्यान है, अपनी पूरी सैन्य ताकत है, वो दक्षिण की तरफ ज्यादा फोकस्ड है। दक्षिण में भी वो पूर्ण विजय की स्थिति में नहीं है। मुगलों के पास नौसेना जैसी चीज नहीं है, जबकि यूरोपीय जितने भी हैं वो मजबूत नौसेना की वजह से ही इतनी लंबी दूरी यात्रा तय करके वो आ सके हैं। राइट? तो ये सारा जो चीज है ना वो अपने पृष्ठभूमि में आपके पास तैयार होते रहना चाहिए। बंगाल में शाइस्ता खां, बंगाल में कौन? शाइस्ता खां शासक है। या फिर कहा जा सकता है, आपको तो ये बात पता ही होगा कि पूरा बंगाल जो है वो मुगलों के अंतर्गत था, लेकिन मुगल धीरे धीरे अब कमजोर हो रहे हैं, तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो अलग अलग राज्यों में हैं, हालांकि ये सब सभी तथ्य जो है हम लोग आने वाले अध्याय में देखेंगे, लेकिन जो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मुगलों के अंतर्गत वो थोड़े मजबूत हैं। इतने मजबूत हैं कि वो कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो बंगाल में जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है वो है शाइस्ता खां, और शाइस्ता खां से 1690 से लेकर 92 के बीच में जो फ्रांसीसी लगातार प्रयास किए, और इन्हीं प्रयास की वजह से बंगाल का एक जगह है चंद्रनगर। चंद्रनगर, अभी जो हम लोग पॉइंट्स देख रहे थे, चंद्रनगर, तो यही चंद्रनगर कहां से आया? तो 1690-92 के बीच में बंगाल का गवर्नर शाइस्ता खां है, उससे लगातार बातचीत करने की वजह से चंद्रनगर जो है वो फ्रांसीसियों को व्यापारिक लाभ के लिए मिला। ठीक है। और फिर दूसरी तरफ आपने कुछ देर पहले पढ़ा होगा कि जो डच हैं वो अंग्रेजों को एक चुनौती देने में काफी सफल हो पाए थे। तो फ्रांसीसी जो हैं वो डचों से एक संधि करते हैं 1693 ईस्वी में, 1693 में, और इस संधि को रिजविक का संधि कहा जाता है। इस संधि को रिजविक का संधि कहा जाता है, रिजविक का संधि कहा जाता है। और इस रिजविक के संधि के तहत फ्रांसीसियों को, ये संधि किससे होता है? फ्रांस और डच के बीच में होता है। इससे
फ्रांसीसियों की जो वो फोर्ट छीनी गई थी वो वापस हो जाता है। फ्रांसीसी जो पोर्ट है वो क्या हो जाता है, वापस हो जाता है। ठीक है, जो पहला झटका इन्हें 1674 में मिला था, तो ये जो फ्रांसीसी पोर्ट है ये वापस हो जाता है। और इसके पीछे कारण क्या रहा, डच जो हैं वो धीरे धीरे अपने आप को इस समय तक काफी असहज महसूस करते हैं, काफी मजबूत नहीं रहते हैं, तो ऐसा हो जाता है। 1693 ईस्वी की बात है। लेकिन इस क्रम में जो फ्रांसीसियों के जो अलग अलग गवर्नर आए, गवर्नर इसीलिए आए क्योंकि इनका जो व्यापारिक केंद्र है वो तो बन ही चुका था, खास करके पूरब में। 1701 ईस्वी में पौंडीचेरी जो मैं बार बार बता रहा हूं, तो जो 1706 से लेकर 1720 के बीच में इनके जो अलग अलग गवर्नर आए, उनकी जो नंबर्स हैं वो कोई 5 है, 5 गवर्नर आए। लेकिन इनके जो कार्य हैं वो कोई बहुत ज्यादा नोटवर्दी नहीं है। कार्य जो हैं वो कोई बहुत ज्यादा नोटवर्दी नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि इन्होंने फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना को लेकर, साम्राज्य विस्तार को लेकर कोई बात कही हो, की हो, और बहुत ज्यादा ये एडिटिव रहा हो। ऐसा नहीं होता है। लेकिन 1720 जो मैं कालक्रम रख रहा हूं उसे ही बस आपको ध्यान में रखना है, इससे काम आपका बन जाएगा। 1720 से लेकर 1742 के बीच में दो गवर्नर आए जो महत्वपूर्ण हैं। एक का नाम तो लीनो है और ड्यूमा, ड्यूमा और लीना। इन इन दोनों ने जो पहले से मौजूद फ्रांसीसियों की जो मजबूत स्थिति थी उसमें थोड़ा एक्सपेंशन किया। एक तो मॉरिशस हुआ था। मॉरिशस जो है वो मॉरिशस जो तो पहले से मेडागास्कर के बगल का एरिया है, वो इसी इन्हीं लोगों के समय में हुआ था। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, मॉरिशस। और साथ ही साथ भारत में दो और जगह जो हैं वो फ्रांसीसियों के लिए खुल गए। वह एक था कराईकल। कराईकल, कराईकल की प्राप्ति की स्थिति क्या होगी, हम लोग जो प्रथम कर्नाटक वार पढ़ेंगे उसमें आपको मैं बताऊंगा कराईकल। एक, बहरहाल आपको ये जगह जानना है, कराईकल और एक और जगह है माहे। तो ड्यूमा और लीनो के कार्यकाल के समय में 1720 से 42 के बीच में भारत में कराईकल और माहे जैसी जगह जो हैं वो भी फ्रांसीसियों के पास चले आए। ठीक है, यहां तक का मामला सही है। अब जैसे जैसे ये अलग अलग जगहों पर आना शुरू कर दिए, जैसे मेरे साथ आप दोहरा सकते हैं कि भारत में कौन कौन जगहों पर, किन किन जगहों पर फ्रांसीसियों ने अपनी मजबूत स्थिति की। तो बंगाल की तरफ से चंद्रनगर है, मद्रास से निकट आप बता ही सकते हैं। ठीक है, या फिर ये जो कराईकल है, माहे है, मछलीपट्टनम है, सूरत है, इन सभी जगहों पर उपस्थिति अब ये दिखने लगती है। और जो ब्रिटिशर्स हैं अब थोड़ा जो है वो कह सकते हैं कि अब वो फ्रांसीसियों की चुनौती जो है या फ्रांसीसियों की मौजूदगी से जो भारत में राजनीतिक स्थिति उत्पन्न होती है उसको थोड़ा ये महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो स्थिति है कि ब्रिटिशर्स और जो फ्रेंच हैं इनके बीच की जो राइवलरी है वो शुरुआत हो जाती है। तो इसके पीछे कोर लाइन क्या है, क्यों ऐसा होता है कि ब्रिटिशर्स और फ्रेंच आपस में उलझते हैं। तो दोनों का जो काम करने का तरीका है वो है साम्राज्यवाद, यानी कि अलग अलग जगहों पर जाना और स्थान को कब्जे में लेना। तो साम्राज्यवाद दोनों ही अपनाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो उलझना शुरू कर देते हैं। और ये साम्राज्यवाद की जो स्थिति है वो भारत में दिखने को ज्यादा मिलती है, तो भारत में ये दोनों का असर पड़ता है। एक दूसरा घटनाक्रम क्या होता है, और ये घटनाक्रम जो है वो यूरोप में घटता है। यूरोप में घटता है, और ये यूरोप में घटनाक्रम क्या घटता है कि ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा होता है। ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी वियना है, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा होता है। और इस उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर फ्रांसीसियों की जो राय है और जो ब्रिटिशर्स की राय है, ये जो है ना वो आपस में टकरा जाती है। और ये जो है 1740 में होता है। तो फ्रांसीसियों
जो यूरोप में जो गर्मी बढ़ी, इसका असर जो है वो जहां कहीं भी विश्व के मानचित्र पर ब्रिटिशर्स और फ्रेंच आमने सामने हैं, उन सभी जगहों पर इनकी जो कहा जा सकता है कि जो राइवलरी है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। और यही जो राइवलरी है वो अंततः क्या हो जाएगी, युद्ध का शक्ल लेगी। अब मैं आपको कहूं कि ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी आपस में उलझना शुरू करेंगे, तो जो उलझेंगे उसके पहले इनकी स्थिति समझनी चाहिए। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, ब्रिटिश जो हैं वो भारत में साम्राज्यवाद की नीति को अपनाते हुए कहां कहां पर अपनी मजबूत स्थिति कर लिए, तो मद्रास में, बंबई में और फिर कलकत्ता में। तो दूसरी तरफ यानी कि ये तीनों जो जगह है वो ब्रिटिश कब्जे में है। ये राजनीतिक हित के लिए या फिर व्यापारिक हित के लिए इन तीनों जगहों के जो भी फायदे हैं ये ले सकते हैं। तो दूसरी तरफ अगर मैं आपको फ्रांसीसी की उपलब्धि या फ्रांसीसियों की जो मौजूदगी है उसके बारे में चर्चा करूं, तो फ्रांसीसी की जो सबसे पहली मजबूत स्थिति थी वो पांडिचेरी थी। तो 1701 ईस्वी में इनके पूर्वी हिस्से का व्यापारिक केंद्र बना था। पौंडीचेरी के बाद ये मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, ये आंध्र प्रदेश का एरिया है। यहां पर इनकी मजबूत स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद से सूरत, चंद्रनगर, माहे, कराईकल, और ये बात आप मत भूलिएगा कि विश्व के अन्य हिस्सों में जो मॉरिशस है, मॉरिशस, यह भी फ्रांसीसियों के कब्जे में है। मेडागास्कर, ये भी क्या है, ये फ्रांसीसियों के कब्जे में है। हालांकि मैं इसे अलग ब्रैकेट में रखता हूं। भारत में जो स्थिति है और जो ब्रिटिश में जो उपस्थिति है, ब्रिटिश की जो भारत में उपस्थिति है, फ्रांसीसियों की जो भारत में उपस्थिति है, यह बात आप लोग को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। अब जो यहाँ पे जो एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता शुरू हुई, उस राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का जो सर्वश्रेष्ठ रूपांकन है भारत के इतिहास में, वो फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स के बीच में युद्ध के रूप में आया। लेकिन इस युद्ध को इतिहास में कहा जाता है कर्नाटक युद्ध के बारे में। कर्नाटक युद्ध जो है वो 3 बार लड़ा गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कर्नाटक युद्ध क्यों लड़ा गया, या कर्नाटक किस प्रकार से युद्ध का केंद्र बना, वो मैदान बना जहां पर 3 बार लड़ाइयां हुई। कर्नाटक प्रथम युद्ध या द्वितीय युद्ध, या जो अंततः 1760 ईस्वी में जो तृतीय युद्ध, ये सभी जो 3 युद्ध हुए सभी कर्नाटक में क्यों हुए? तो एक तो स्पष्ट कि कर्नाटक वर्तमान के दृष्टिकोण से या उस समय भी आप देखें तो ये दक्षिण भारत का हिस्सा है। लेकिन इसके पहले एक कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, और वो यह है कि जिस प्रकार से मुगल, खास करके 1707 ईस्वी में औरंगजेब के देहांत के बाद, देखो इतिहास को पढ़ने के लिए 2-3 चीजें जो हैं वो बहुत अच्छे से आपको दिमाग में रखना होगा, बहुत अच्छे से। और उसमें सबसे पहला जो मामला यह है कि टर्मिनोलॉजी आपको समझना पड़ेगा। कुछ कुछ ऐसे टर्म्स हैं, नाम हैं जो हम सामान्य दिन प्रतिदिन के उपयोग में नहीं लाते हैं, उसे जानना होगा। दूसरा है जो कुछ महत्वपूर्ण कालक्रम है, टाइमलाइन है, वो आपको जरूर याद करना होगा। और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इतिहास का एक चार्ट पेपर आता है जिसमें बहुत सारी टाइमलाइन दिए हुए रहते हैं। तो आप प्रत्येक दिन एक हिस्सा को देखो, समझो और अपने सामने रखो ताकि दोहराव हो सके। फिर मैं तीसरा कहूंगा कि मानचित्र। आप भारत की स्थिति को पढ़ोगे, जैसे कि अगर मैं आपको कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ाऊंगा जो 3 हुए हैं, तो कर्नाटक वार जो हुआ वो किस किस जगह पर हुआ और कौन कौन सी 2 दल हैं उनके बीच हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ। तो मानचित्र पर जब इसे थोड़ा सा आप रेखांकित करके पढ़ते हो तो वो पूरा का पूरा सिचुएशन आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो रटने से आपको बचना पड़ेगा। विश्व का मानचित्र भी आपको खूब प्रयोग करना चाहिए। मैं ऐसा समय ये सभी मानचित्र का प्रयोग आपके सामने करता भी हूँ।
बहरहाल मैं ये कह रहा था कि कर्नाटक एक युद्ध स्थल के रूप में समझने के लिए इसकी पृष्ठभूमि समझनी जरूरी है कि मुगल जो हैं वो 1707 ईस्वी में औरंगजेब के देहांत के बाद कमजोर हो जाते हैं। तो मुगलों के अंदर जितने भी राज्य थे, जितने भी प्रदेश थे, वह भी क्या हो जाता है, अब अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश करते हैं। तो मुगलों के अंदर दक्षिण भारत में जगह है हैदराबाद। करेक्ट, हैदराबाद। तो मुगलों से हैदराबाद अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश करता है, और हैदराबाद के अंतर्गत है कर्नाटक, और ये सभी कभी मुगल के अंतर्गत होंगे। तो हैदराबाद से कर्नाटक स्वतंत्र होने की कोशिश करता है। तो हैदराबाद में कुछ परिवर्तन होगा, कुछ कर्नाटक में परिवर्तन होगा, और जो इसके पॉलिटिकल सिचुएशन होंगे, और चूंकि फ्रेंच ताकत और ब्रिटिशर्स ताकत, ये दोनों ही यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन का फायदा अपने लाभ के लिए या अपने आप को यहाँ पर मजबूत करने के लिए उठाएंगे। और इन्हीं वजहों से जो कर्नाटक है, यहाँ के लोकल रूलर्स की वजह से, यहाँ के जो स्थानीय शासक हैं उनकी वजह से, ये जो बाहरी ताकतें हैं उनको इनके बैटलफील्ड में जगह मिलेगी, और वो जो जगह होगा वो कर्नाटक होगा, जो अलग अलग समय में 3 युद्ध के रूप में हमारे सामने आएगा। तो जो कर्नाटक युद्ध हुआ, क्यों हुआ, इसकी थोड़ी सी मैं पृष्ठभूमि मैंने आपको बताया। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है, प्रथम कर्नाटक युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध वो 1746 से 48 के बीच होता है। 1746 से 48 के बीच। और मैं आपको बताऊं कि इसके पहले किसी स्लाइड में मैंने चर्चा किया था कि एक नाम है, उसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और वह नाम जो है वह है डुप्ले। और यह डुप्ले जो यहाँ पर चंद्रनगर है, यहाँ पर पहले वो ऑफिसर बनकर आया था डुप्ले। अब वो डुप्ले जो है वो पूरे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बनेगा, और डुप्ले जो है वो काफी कूटनीतिज्ञ है। 1746 की स्थिति तक क्या है, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। 1746 ईस्वी तक जो दो जगह हैं जो काफी नजदीक हैं, इसे समझने के लिए हम लोग एक बार भारत के मानचित्र का रुख करते हैं। यहाँ पर आते हैं। हालांकि ये जो भारत का मानचित्र है ये आधुनिक भारत का मानचित्र है, लेकिन फिर भी हम लोग उन जगहों को तो समझ ही सकते हैं जहां पे हमें अभी प्रथम कर्नाटक युद्ध की जो पृष्ठभूमि है उसको समझना है। तो देखिएगा, ये है, मैं लाल कलर लेता हूं, मानचित्र में लाल कलर ज्यादा दृश्य होता है। तो देखिए, ये जो चेन्नई है, मद्रास आप कह सकते हैं, यहाँ पे कौन सी ताकत है, ब्रिटिश। ठीक है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर ब्रिटिश मौजूद है। और यहाँ पर जो ब्रिटिश मौजूद हैं, उनका जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है वह है निकोलस मोर्स। इन किरदारों को भी आप लोग को याद रखना है, निकोलस मोर्स, निकोलस मोर्स। ठीक है, और इन्हीं से सटा हुआ जगह है पुडुचेरी, या जिसे मैं पांडिचेरी कह रहा हूं। ठीक है, इसे मैं पांडिचेरी कह रहा हूं। और पांडिचेरी में किसकी मौजूदगी है, फ्रांसीसियो की, या आप इसे फ्रेंच कह सकते हो, ये फ्रांसीसियो की मौजूदगी है। और यहां पर है डुप्ले, और डुप्ले काफी कूटनीतिज्ञ है। डुप्ले क्या है, काफी कूटनीतिज्ञ है, मतलब ये कुछ भी कर सकता है अपने फायदे के लिए, किसी को धोखा दे सकता है, किसी के सामने झुक सकता है, किसी के सामने आंख दिखा सकता है, ये हर प्रकार की क्रियाविधि करता है। अब यहां पर क्या है कि जो डुप्ले है और ब्रिटिशर्स में निकोलस मोर्स है, ये दोनों ताकतें जो हैं अपने मूल स्थान, यानी कि इनके जो मूल स्थान है, इनके जो अपने जगह हैं यूरोप में, उनसे अलग होकर ये भारत में एक दूसरे के सामने, और ये संभवतः पहली दफा फ्रेंच ताकत ब्रिटिश ताकत को भारत के मैदान पर आजमा रही है, या ऐसा
परिदृश्य बन गया है। तो डुप्ले को ब्रिटिशर्स से कहीं ना कहीं थोड़ा डर लगता है। अब ये डर इसलिए है क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत दिन से यहाँ मौजूद हैं, और ये डर जो है वो नेवी की कमजोरी को लेकर है। नेवी की कमजोरी को लेकर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मानचित्र का जो मामला है ये तो आप समझ गए। एक ब्लैंक हम लोग ले लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके लिए हम लोग क्रम से आगे बढ़ते हैं, या फिर यहीं से एक ब्लैंक मैप ले लेते हैं। मैंने एक स्थिति तो बता दी। फ्रांस की तरफ से डुप्ले, ठीक है, और ब्रिटिश की तरफ से निकोलस मोर्स। निकोलस मोर्स, ठीक है। जो डुप्ले है, इसे अपनी नौसेना को लेकर थोड़ा सा असमंजस है। तो नौ निकोलस मोर्स को भी अपनी सेना को लेकर थोड़ा असहजता है, या फिर सेना को लेकर ये काफी कॉन्फिडेंट, फ्रांसीसियों के खिलाफ सेना को लेकर ये काफी कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंट में नहीं है। इसे लगता है कहीं अगर हमारी सेना प्रत्यक्ष रूप से अगर डुप्ले की सेना से टकराए तो हो सकता है कि इसे मुंह की खानी पड़े। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये भी तैयारी करता है कि कैसे बचा जाए। डुप्ले यहां पर एक चाल चलता है, डुप्ले की नीति। इसे समझिए, ये चाल क्या चलता है। सबसे पहले तो वह निकोलस मोर्स से बातचीत करता है। निकोलस मोर्स से बातचीत करता है। निकोलस मोर्स से बातचीत करके ये कहता है कि हम दोनों जो हैं, यानी कि फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स दोनों जो हैं वो अपने मूल स्थान से दूर हैं। तो हम लोगों को व्यापार पर केंद्रित होना चाहिए, ना कि एक दूसरे को युद्ध के लिए या फिर युद्ध जैसी स्थिति से बचा जाना चाहिए। निकोलस मोर्स को जब एक फ्रेंच चुनौती की थोड़ी बहुत सुगबुगाहट लगती है, उसी समय ये इंग्लैंड की ओर क्या करता है, मदद की गुहार कर देता है। इंग्लैंड की ओर ये क्या करता है, मदद की गुहार कर देता है, और इंग्लैंड की तरफ से मदद आता भी है। लेकिन इंग्लैंड की जी ओर से जो प्राथमिक मदद आता है वो एक सैन्य अधिकारी है, बार्नेट। और ये सैन्य अधिकारी बार्नेट काफी मजबूत रहता है। बार्नेट जो है वो काफी मजबूत रहता है। तो निकोलस मोर्स को जो डुप्ले ने बातचीत कही, तो इसका जवाब निकोलस मोर्स ने कुछ स्पष्ट नहीं दिया, क्योंकि उसको लगा कि बैकअप के रूप में बार्नेट तो आ ही रहा है। जवाब में देरी देखकर डुप्ले ने एक दूसरा काम किया। उस समय कर्नाटक का शासक या नवाब कह लीजिए, कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन। कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन। तो कर्नाटक के नवाब जो है अनवरुद्दीन से डुप्ले बातचीत करता है। अनवरुद्दीन से डुप्ले बातचीत करता है, और डुप्ले इस बातचीत में यह कहता है कि ये जो जगह है उसके मालिक आप हैं। तो इस जगह पर किसी भी प्रकार की युद्ध अगर होती है तो भविष्य में आप ही को ज्यादा नुकसान होगा, चाहे वो कोई जीते या हारे, इसका असर आपके ऊपर होगा। तो आपको एक आज्ञा पत्र जारी करना चाहिए। क्या जारी करना चाहिए कि मेरे क्षेत्र में कोई युद्ध नहीं होगा। और अब चूंकि जब आज्ञा पत्र जारी किया गया तो ब्रिटिशर्स को भी इस आज्ञा पत्र का सम्मान करना है और फ्रांसीसियों को भी सम्मान करना है, लेकिन कोई सम्मान होगा नहीं। जब ये आज्ञा पत्र जारी किया गया, इंग्लैंड से मदद भी आ रहा है, और चूंकि थोड़ी युद्ध की स्थिति थोड़ी टलती हुई नजर आई, संजोग से जो बार्नेट आना था उसकी जगह पर एक दूसरा इंग्लैंड से अधिकारी आना शुरू हुआ। उसका नाम था पेटन। और पेटन जो है वो वैसा अधिकारी नहीं था जैसा कि बार्नेट था। और थोड़ा समय पाकर डुप्ले एक और काम करता है। वो मॉरिशस में, आपको मैंने जो पहले बताया कि मॉरिशस में जो फ्रेंच गवर्नर है, फ्रेंच गवर्नर, उससे सैन्य सहायता मांगता है। सैन्य सहायता मांगता है।
सैन्य सहायता मांगता है। मॉरिशस में जो फ्रेंच गवर्नर है उससे सैन्य सहायता डुप्ले मांगता है। और अब अगर विश्व के मानचित्र में देखिएगा तो अगर इंग्लैंड से कोई भारत आएगा तो वो मॉरिशस होके ही आएगा या फिर मेडागास्कर का क्षेत्र पार करके ही आएगा। जो मॉरिशस में जो फ्रेंच गवर्नर है उसका नाम है ला बुर्डोने। ला बुर्डोने ये क्या करता है, रास्ते में ही ये जो अंग्रेजी मदद आ रही थी पेंटन, उसको हरा देता है और इसे भागने पर मजबूर कर देता है। और पहुंचना चाहिए था जहां पर कर्नाटक का एरिया है, वहां पर ये पेंटन भागकर पहुंच जाता है सिलोन, यानी कि जो उस समय श्रीलंका है, अभी वर्तमान का जो श्रीलंका है वो भाग जाता है। अब यहाँ पर निकोलस मोर्स अकेला पड़ जाता है और भगाने के बाद लाबूडो ने फिर से डुप्ले से मिल जाता है। तो डुप्ले डुप्ले प्लस लाबूडो ने ये दोनों मिलकर इस ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव निकोलस मोर्स को हरा देता है। निकोलस को क्या करता है, हरा देता है और निकोलस को हराकर मद्रास जीत लेता है। मद्रास जीत लेता है। यहां तक की कहानी बहुत स्पष्ट है। अब जब ये मद्रास जीत रहा होता है तो मैंने यहां पर जो दूसरा पॉइंट बताया कि कर्नाटक का जो नवाब है अनवरुद्दीन, उससे ही कहकर डुप्ले ने युद्ध रुकवाया था। अब ये फिर से क्या करता है कि एक समय में ये जो डुप्ले है वो अनवरुद्दीन से फिर बातचीत करता है और ये कन्विंस करने में सफल हो पाता है कि यदि युद्ध हुआ कल होके और अगर हम जीत गए तो जो मद्रास होगा वो अनवरुद्दीन को दे दिया जाएगा। करेक्ट, यहां तक की कहानी सही है। लेकिन युद्ध के बाद यहां पर दो व्यक्ति हैं, डुप्ले और लाबूडो। इस दोनों का नजरिया अलग अलग होता है। डुप्ले यह चाहता है कि मद्रास पर फ्रांसीसी ताकत बनी रहे और फ्रांसीसी ताकत मद्रास का उपयोग करके अपने व्यापारिक उद्देश्यों की प्राप्ति करे और मद्रास का उपयोग अपने व्यापारिक हित में करे और अपने व्यापार को बढ़ाए। लेकिन लाबूडो ने इसके खिलाफ था। लाबूडो ने कहा कि मेरी जो वास्तविक स्थिति है वो मॉरिशस में है, मुझे इस युद्ध के दीर्घकालिक परिणाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत में आप कैसा काम करते हो, भारत में आपको कितना प्राप्ति मिलता है या कितना नुकसान होता है। वो निकोलस मोर्स को एक ऑफर देता है कि तुम मुझे 4 लाख पाउंड दो, मैं मद्रास को पुनः तुम्हें सौंप कर वापस लौट जाऊंगा। पुर्तगाली जो है ना, एक बार वो भी ऐसा करते हैं कि वो समुद्र में लूटने की स्थिति बनाते हैं। समुद्री लुटेरा जो है पुर्तगालियों को कहा जाता है। यहाँ पर लाबूडो ने लगभग वही बात की और निकोलस मोर्स क्या ही करता, वो 4 लाख पाउंड जो है लाबूडो को देता है और वो वापस लौट जाता है। 4 लाख रुपए लेकर यहां पर लौट जाता है लाबूडो ने। लेकिन डुप्ले स्थिर नहीं होता है। डुप्ले एक बार फिर से निकोलस मोर्स पर हमला करता है और मद्रास को अपने कब्जे में ले लेता है। लेकिन ये जो युद्ध हुआ, प्रथम कर्नाटक युद्ध, जिसकी पृष्ठभूमि अभी आपने समझी, जिसके बारे में मैंने बताया कि लाबूडो ने क्या किया है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में एक बार हम लोग फिर से यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं और फिर इसके संबंधित अन्य तथ्यों को समझते हैं। लाबूडे ने 4 लाख लेकर वापस चला गया। 4 लाख पाउंड लेकर वापस हो गया मॉरिशस। मॉरिशस वापस हो गया। करेक्ट, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि जो डुप्ले है वो मद्रास पर कब्जा कर लिया। मद्रास पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। जो तीसरी स्थिति ये है, जो कर्नाटक का नवाब है, कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। उसे लगता है कि जो फ्रांसीसियों ने उसके साथ जो
वादा किया था या फिर जो बातें कही थी, उसे उसने पूरा नहीं किया और वो काफ़ी कहा जा सकता है कि वो अपने आप में अच्छा महसूस नहीं करता है। हाँ, इसमें एक और काम होता है, ये जो मद्रास का कब्ज़ा होता है, तो उस समय एक और बड़ा किरदार है जो आने वाले समय में आपके सामने आएगा, रॉबर्ट क्लाइव। उस समय ये एक लिपिक रहता है। रॉबर्ट क्लाइव को यहाँ पर बंदी बना लिया जाता है फ्रांसीसियों के द्वारा, करेक्ट? कर्नाटक का नवाब जो अनवरुद्दीन है, वो अपने आप को यहाँ पर ठगा हुआ महसूस करता है। ये सारी चीज़ें तो है जो अब तक हुई। और अनवरुद्दीन यहाँ पे शांत नहीं रहा। अनवरुद्दीन ने क्या किया, डुप्ले के खिलाफ अपने पुत्र को भेज दिया। कहाँ पर? कर्नाटक में। अपने पुत्र को भेजा, है ना? महफूज खां उसके पुत्र का नाम था, महफूज खां। और पहली दफा यहाँ पर यह भी हुआ कि डुप्ले ना चाहते हुए भी भारतीय शासकों से उलझ गया और इसके परिणाम जो है वो डुप्ले के फेवर में ही आ गए। महफूज खां जो है वो इस युद्ध को हार गया और इस युद्ध को कहा जाता है अड्यार का युद्ध। इस युद्ध को कहा जाता है अड्यार का युद्ध। और इस युद्ध के हारने के साथ डुप्ले का नाम यूरोप और पूरे भारत में एक महत्वपूर्ण नाम के रूप में प्रचारित प्रसारित किया जाना शुरू कर दिया गया कि ये एक शानदार गवर्नर है, प्रशासक है, जिसने यूरोपीय ताकत को भारत में स्थापित कर दिया। लेकिन इसी क्रम में क्या होता है कि 1748 में यूरोप में एक्सला की संधि आ जाती है। एक्सला की संधि आ जाती है और एक्सला के संधि के अनुसार, और ये संधि जो है वो फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स के बीच में होता है। इस संधि के अनुसार जहां कहीं भी ये फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स जो हैं वो युद्ध कर रहे हैं, इनको इनको युद्ध विराम करना है। और इस युद्ध विराम की घोषणा के साथ क्या होता है, एक बात और होती है कि जो भी जैसा जिसको पहले से प्राप्त था वो वापस करना पड़ेगा। यानी कि इस युद्ध के जो परिणाम हैं वो कुछ भी नहीं होते हैं। इस युद्ध का जो परिणाम है अगर देखा जाए तो ब्रिटिश जो कहा जा सकता है कि जो कि मद्रास हारे थे, इन्हें मद्रास पुनः मिल जाता है। मद्रास पुनः मिल जाता है, राइट? तो दूसरी तरफ जो फ्रांसीसी हैं, जो विजित प्रदेश इनके हाथ से निकल जाता है। जीता हुआ जो जगह है वो क्या होता है, हाथ से निकल जाता है, हाथ से निकल जाता है। तीसरा तरफ क्या होता है, तीसरी बात क्या होती है? तीसरी बात ये होती है कि जो अनवरुद्दीन है वो भी खून की घूंट पीकर रह जाता है। यह जो सिचुएशन बनता है उसके लिए काफी अपमानजनक सिचुएशन बनता है। ये अपमान अपने सीने में दबाए रखता है और सही समय का इंतजार करता है। तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुई, जो एक्सला संधि के तहत खत्म हुआ, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था वो आने वाले समय में सबों को कुछ ना कुछ करने की प्रेरणा देता है, सकारात्मक या नकारात्मक। जैसे कि ब्रिटिशर्स को लगता है कि ये मद्रास जो है उन्हें भिक्षा में मिला और ये जो सिचुएशन है उनके लिए बहुत सही नहीं है। तो फ्रांसीसी जो हैं इस जीत के बाद क्या है, अपने आप को यह समझते हैं कि हमारी जो इनकी जो महत्वाकांक्षा जो है वो काफी बढ़ जाती है। इनको लगता है कि यदि हम थोड़ा और प्रयास करें तो भारत में ये और मजबूत हो सकते हैं, भारत में ये अपनी स्थिति और मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ के एक देसी राजा को भी हराया, ब्रिटिश चुनौती को भी देखा और सब जगह पे इन्हें सफलता प्राप्त हुई। तो क्या ये हमेशा से रहा, फ्रांसीसी अपने आप को मजबूत कर सके? ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स जो हैं भारत में ज़्यादा मजबूत रहे। लेकिन इस क्लास की शुरुआत में जो मैंने आपको बताया था कि फ्रांसीसी वो ताकत थी जो ब्रिटिश को रिप्लेस कर सकती थी। कैसे रिप्लेस कर सकती थी? उसको लेकर अब थोड़ी स्थिति जो है आपके सामने स्पष्ट हो गई होगी, क्योंकि ये भी काफ़ी मजबूत थे। लेकिन
द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या होगा, तृतीय कर्नाटक युद्ध में क्या होगा, और किस प्रकार से ब्रिटिशर्स फ्रांसीसियों को पूर्णतः वाडी वंश की लड़ाई में हराएंगे, और फिर फ्रांसीसी कैसे यहाँ पर एक सिर्फ व्यापारी के रूप में बने रह जाएंगे, और किस प्रकार से ब्रिटिशर्स एक जो व्यापार के उद्देश्य से आए थे अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करते हुए सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। इन सभी बातों को हम लोग आने वाले अध्याय में भी करेंगे। इस अध्याय में जो थोड़ी बहुत बातें बाकी रह गई हैं उसको भी हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।